सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है कलेक्शन ऑफ थिंग्स, राइट? कलेक्शन ऑफ थिंग्स ये कहलाता है सिस्टम। अब ये कलेक्शन ऑफ थिंग्स किस तरह से होगा? कलेक्शन ऑफ थिंग्स, क्या हर किसी वस्तु को हम संग्रहित कर दें या इकट्ठा कर दें तो क्या वो सिस्टम हो पाएगा? नहीं। कलेक्शन ऑफ थिंग्स हो और वो इस तरह से हो कि जो रिलेटेड हो विद ईच अदर, राइट? कलेक्शन ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर, जो कि आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो, एंड फॉर्म्स द एंटायर और होल, एक एंटायर बना देते हैं या कोई होल बना देते हों तो वो कहलाता है सिस्टम, राइट? कलेक्शन ऑफ थिंग्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये जो थिंग्स हैं ये आपस में एक दूसरे से रिलेट होनी चाहिए, पूर्ण बना देनी चाहिए, एक होल बना देनी चाहिए, तो वो कहलाता है सिस्टम। यदि अब हम सिस्टम को एक जनरल एग्जाम्पल से समझें तो एक जनरल एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं। सपोज एक क्लासरूम है, राइट? इस क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इस क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, राइट? यहाँ टीचर भी अवेलेबल है, बोर्ड भी अवेलेबल है, मार्कर भी अवेलेबल है, स्टूडेंट्स को बैठने के लिए चेयर्स भी अवेलेबल है, राइट? और लाइट्स भी अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। यदि हर एक चीज अवेलेबल है तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये पूरा जो सिस्टम है ये पूरा एक सिस्टम बना लेगा, क्योंकि ये जो भी चीजें हैं ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। स्टूडेंट्स, टीचर, बोर्ड, मार्कर, चेयर्स, लाइट्स, फैंस एटसेट्रा, हर चीज आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो एक क्लासरूम होगा ये कहलाएगा एक सिस्टम, राइट? अब किसी सिस्टम को यदि हम कंट्रोल करें या रेगुलेट करें तो वो कहलाता है कंट्रोल सिस्टम, राइट? किसी सिस्टम को हम कंट्रोल रेगुलेट कर रहे हैं तो वो कहलाता है कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम के बारे में यदि हम देखें तो कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, देखते हैं हम। सिस्टम को रेगुलेट करना, किसी सिस्टम को रेगुलेट यदि हम कर रहे हैं तो वो कहलाता है कंट्रोल सिस्टम। टू रेगुलेट द सिस्टम, regulate the system according to our desire, to regulate the system to regulate the system according to our desired। किसी सिस्टम को हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे डिजायर्ड के अनुसार रेगुलेट करना ये कहलाता है कंट्रोल सिस्टम, या किसी मशीन के आउटकम को हमारी डिजायर्ड के अनुसार रेगुलेट करना या कंट्रोल करना ये कहलाता है कंट्रोल सिस्टम। अब हम एक जनरल एग्जांपल लेके इस कंट्रोल सिस्टम को समझते हैं कि भाई कंट्रोल सिस्टम किस तरह से हम समझेंगे क्या होता है कंट्रोल सिस्टम। इसका एक जनरल एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज कीजिए आप एक कार को ड्राइव कर रहे हैं, राइट? आपने कार ड्राइव की, अभी कोई भी ट्रैफिक नहीं था, आप बिना ट्रैफिक के रोड पर लगभग 80 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर पर आवर, वॉट एवर द स्पीड, राइट? आप लगभग 80, 70, 80, 90, 100 किलोमीटर आसपास, किलोमीटर पर आवर की स्पीड के आसपास कार को रन करवा रहे हैं ऑन रोड, राइट? अभी कोई रश वहां नहीं है। सपोज कीजिए वहां एक रश आ जाता है या वहां अचानक से ट्रैफिक आ जाता है। यदि अचानक से ट्रैफिक आ गया तो क्या हम इस 80 किलोमीटर पर आवर या 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड पर इस कार को उस रश में रन करवा सकते हैं? तो हाँ, एक जनरल पर्सन के लिए, एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये पॉसिबल
नहीं होगा, वो इतनी हाई स्पीड पर वहां उस रश में से या उस ट्रैफिक में से इस कार को मूव नहीं करवा पाएगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसकी स्पीड को कम करना होगा। और जब इसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, सपोज अब इसकी स्पीड रिड्यूस होकर हो गई सपोज 30 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर, राइट, तब जाकर जब इसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी तब जाकर हम इस कार को उस ट्रैफिक में से इजीली मूव करवा पाएंगे, राइट। तो ये हो गया, हमने क्या किया, वो जो कार थी या जो बाइक थी, जो भी आप कार या बाइक ड्राइव कर रहे हैं, जो भी था उसकी आपने स्पीड को कम किया। तो ये हो गया एक कंट्रोल सिस्टम, राइट। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं कि भाई हुआ क्या होगा। हुआ ये था कि जब आप कार को 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड पर रन कर रहे थे, उस समय क्या हुआ, अचानक से वहां ट्रैफिक आ गया। जैसे ही वहां ट्रैफिक आया तो वहां से एक सिग्नल पहुंचा किसके पास, हमारे ब्रेन के पास। ब्रेन के पास क्या सिग्नल गया कि भाई यदि मैं इसी स्पीड पर इस कार को मेंटेन करता हूं, कार को चलाता रहता हूं, तो थोड़ी देर बाद में वहां एक एक्सीडेंट हो सकता है। बिल्कुल यही सिग्नल जाएगा। तो हमारे ब्रेन ने क्या काम किया, उसने एक सिग्नल दिया किसको, हमारे हाथ और पैर को एक सिग्नल दिया कि भाई आप क्या कीजिए, इस कार की स्पीड को कम कीजिए। क्यों, यदि आप इस कार की स्पीड को कम नहीं करेंगे तो एक एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमारे ब्रेन ने क्या किया, एक सिग्नल भेजा। सबसे पहले एक सिग्नल गेन किया किसने, हमारे ब्रेन ने। हमारे ब्रेन ने सिग्नल को किस तरह से गेन किया, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारी कार की जो एक्चुअल स्पीड है वो ज्यादा है, जबकि इस समय जो कार की स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, कम। क्यों, यदि ज्यादा स्पीड रह गई तो हम कार को मूव नहीं करवा पाएंगे। तो उसने एक सिग्नल देखा कि भाई हम क्या करें, हमारी कार की स्पीड को कम करें। तो उस ब्रेन ने क्या किया, इस कार की स्पीड को कम करने के लिए हमारे हाथ और पैर पर एक सिग्नल भेजा कि आप क्या कीजिए, ब्रेक और क्लच की हेल्प से इस कार की स्पीड को कम कीजिए। तो हाथ और पैर ने एक सिग्नल जनरेट किया किसके ऊपर, कार के ऊपर। उसने क्या किया, हाथ और पैर ने क्लच और ब्रेक की हेल्प से उस कार की स्पीड को कम किया। और जैसे ही कार की स्पीड रिड्यूस होकर सपोज 30 किलोमीटर पर आवर हो गई या 20 किलोमीटर पर आवर हो गई, उस समय जब कार की स्पीड कम हो जाएगी तो अब हम उस कार को इजीली वहां से मूव करवा सकते हैं। तो ये हो गया एक कंट्रोल सिस्टम कि हमने क्या किया, उस कार की स्पीड को कम कर दिया, राइट। ये हो गया एक कंट्रोल सिस्टम। बात आती है कि भाई कंट्रोल सिस्टम क्या हुआ, हमने कार की स्पीड को कम कर दिया। तो ये हो गया उस सिस्टम को, कार क्या था यहाँ, एक सिस्टम। हमने उस कार की जो स्पीड, हमारा आउटकम क्या आना चाहिए था, स्पीड, उस आउटकम को हमने हमारी इच्छा के अनुसार कम कर दिया। हमें लगभग इतना आउटकम चाहिए था, तो हमने क्या किया, उस आउटकम को, जो स्पीड आउटकम था, उस स्पीड को हमने कम कर दिया। तो ये हो गया कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, टू रेगुलेट द सिस्टम, सिस्टम को रेगुलेट करना अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्ड, हमारी इच्छा के अनुसार सिस्टम के आउटकम को या सिस्टम को रेगुलेट करना। ये हो गया कंट्रोल सिस्टम, राइट। इसको एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं। सपोज एक और एग्जांपल लेके हम देखते हैं कि भाई कंट्रोल सिस्टम क्या होगा। सपोज भाई हम कार को ड्राइव कर रहे हैं, अभी बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, राइट, कोई कर्वेचर नहीं है रोड में, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है। तो हम क्या करेंगे, बिना स्टीयरिंग को मूव किए बिल्कुल चलाते रहेंगे कार को। सपोज करो कोई हमारी सपोज इस तरह से रोड थी, राइट, हम यहां कार से मूव कर रहे हैं। सपोज कीजिए अचानक से वहां कोई कर्वेचर आ जाता है, ठीक है, रोड पर कोई कर्वेचर आ जाता है इस तरह से, लाइक, ठीक है। तो अब क्या होगा, यदि मैं इसी बिना स्टीयरिंग को मूव किए बिल्कुल डायरेक्ट कार को चलाता रहता हूं, तो थोड़ी देर बाद में क्या होगा, कार जो होगी वो इस रोड को हिट कर जाएगी। बात आ रही है समझ में, कार थोड़ी देर बाद में इस रोड को हिट कर जाएगी और एक एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, जैसे ही यहां एक कर्वेचर आया, कर्वेचर आने पर हमारे ब्रेन के पास में एक सिग्नल गया। क्या सिग्नल गया, उसने क्या देखा कि भाई अभी जो
कार की स्टीयरिंग है वो बिल्कुल इस तरह से है कि बिल्कुल स्ट्रेट जानी है कार, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, यदि कार को बिना एक्सीडेंट के मूव करवाना है तो मुझे कार की स्टीयरिंग को मूव करना पड़ेगा। तो ब्रेन ने क्या किया कि भाई अभी जो हमारी स्टीयरिंग है वो सही पोजीशन में नहीं है, मुझे इस पोजीशन को सही करना है, राइट। क्यों, यदि मैं पोजीशन को सही नहीं करूंगा तो एक एक्सीडेंट यहां हो सकता है। तो अब क्या होगा, ब्रेन जो होगा वो एक सिग्नल भेजेगा। किसको सिग्नल दिया उसने, उसने हमारे हाथ को एक सिग्नल भेजा कि आप क्या कीजिए, इस कार की स्टीयरिंग को मूव कीजिए, राइट, इस कार की स्टीयरिंग को रोटेट कीजिए। जब हम कार की स्टीयरिंग को रोटेट करेंगे तब जाके कार इस रोड पर मूव करना स्टार्ट कर देगी, और जब कार इस रोड पर मूव करना स्टार्ट कर देगी तो अब यहां कोई एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया एक कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम किस तरह से, हमारे ब्रेन ने क्या किया, एक सिग्नल दिया, किसको, हैंड को या हाथ को। कब सिग्नल दिया, उसने क्या देखा कि हमारी जो एक्चुअल स्टीयरिंग है वो अलग है और होनी कितनी चाहिए वो अलग है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस था, तो उसने क्या किया, एक सिग्नल जनरेट किया। सिग्नल दिया हाथ के पास में, हाथ ने क्या किया, उस स्टीयरिंग को मूव किया, और जब स्टीयरिंग को मूव किया तब जाके कार जहां कर्वेचर था उसके अकॉर्डिंग कार भी मूव हो गई। तो इस तरह से ये हो गया एक कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम क्यों हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, जो सिस्टम था कार, उसका आउटकम क्या आना था, डिजायर्ड आउटपुट क्या आना था, कि हमने क्या किया, उसको मूव करवाया। उसका रोटेशन था कि वो कहाँ रोटेट होनी चाहिए थी, तो हमने क्या किया, उसके आउटकम को कंट्रोल किया। तो ये हो गया एक कंट्रोल सिस्टम। तो दोनों ही कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं हमारी डेली रूटीन लाइफ में, राइट। अभी हमने दो एग्जांपल देखे किस तरह से एक सिस्टम को हम कंट्रोल करें, तो और वो हो जाता है कंट्रोल सिस्टम। इसके बाद में हम देखते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन क्या है कंट्रोल सिस्टम के बारे में, राइट। क्लासिफिकेशन यदि हम देखें कंट्रोल सिस्टम का तो क्या होता है, वो हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। हम कंट्रोल सिस्टम को कई तरह से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला, यदि हम बात करें कंट्रोल सिस्टम की, तो ये हो गया पहला मैन मेड कंट्रोल सिस्टम। मैन मेड कंट्रोल सिस्टम ऐसे कंट्रोल सिस्टम जिनको हम लेबोरेटरीज में या फैक्ट्रीज में डिजाइन करते हैं वो कहलाते हैं मैन मेड कंट्रोल सिस्टम, राइट। यदि हम इसका एग्जांपल देखें, जैसे एक रूम हीटर है। रूम हीटर क्या करता है, जो रूम का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करेगा। तो रूम हीटर हो गया, और इसको हमने कहां डिजाइन किया है, हमने फैक्ट्रीज में या लेबोरेटरीज में डिजाइन किया है। तो ये जो रूम हीटर हो गया, ये हो गया मैन मेड कंट्रोल सिस्टम। ये क्या कर रहा है, कमरे का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर रहा है। तो ये हो गया मैन मेड कंट्रोल सिस्टम, राइट। दूसरा आता है क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं, जो कि हमें गॉड गिफ्टेड हैं। ऐसे कंट्रोल सिस्टम जो हमारे पास गॉड गिफ्टेड हैं वो कहलाते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। जैसे यदि हम बात करें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ना ही तो इसको हमने लेबोरेटरीज में बनाया है, ना ही किसी फैक्ट्री में बनाया है, ये ऑटोमेटिक हमारे पास गॉड गिफ्टेड है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है ये हो गया एक बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम, राइट। तीसरा क्लासिफिकेशन आता है कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम। मतलब मैनमेड कंट्रोल सिस्टम और बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सिस्टम बनेगा वो हो गया कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी अभी हमने एक एग्जांपल लिया
a man driving a car, एक आदमी यदि कार को चला रहा है तो ये हो गया कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम। इसके हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि भाई ये कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम किस तरह से हुआ। तो हमने क्या बोला था इस एग्जांपल में, सपोज कीजिए आप एक कार को ड्राइव कर रहे हैं, राइट, उसकी स्पीड हुई सपोज 80 किलोमीटर पर आवर। सडनली वहां कोई ट्रैफिक आ जाता है। यदि वहां कोई ट्रैफिक आ गया तो अब क्या हुआ, हमारे ब्रेन ने उस ट्रैफिक को सेंस किया, राइट, और उसने क्या देखा कि यदि इस कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर रही तो वहां एक एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अब हमारा ब्रेन क्या करेगा, एक सिग्नल जनरेट करेगा। सिग्नल किस तरह से जनरेट करेगा, वो क्या चाहेगा कि जो कार की स्पीड है वो रिड्यूस हो जाए। क्यों, यदि कार की स्पीड रिड्यूस नहीं हुई तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसने एक सिग्नल जनरेट किया, किसने, ब्रेन ने। ब्रेन ने जो यहां एक सिग्नल जनरेट किया है ये हो गया बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। बात आ रही है समझ में, क्योंकि जो ब्रेन है वो गॉड गिफ्टेड है, ना ये लेबोरेटरीज में डिजाइन किया गया है ना फैक्ट्रीज में डिजाइन किया गया है। ब्रेन एक गॉड गिफ्टेड चीज है। तो यहां जो इसने कंट्रोल सिग्नल जनरेट किया ये हो गया बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। अब इसके बाद में क्या हुआ, जब ये सिग्नल हाथ और पैर के पास में गया तो हमने ब्रेक और क्लच की हेल्प से, ब्रेक और क्लच की हेल्प से उस कार की स्पीड को कम कर दिया। ब्रेक और क्लच कहां डिजाइन किए गए हैं, लेबोरेटरीज में या फैक्ट्रीज में डिजाइन किए गए हैं। तो ये हो गया एक मैनमेड कंट्रोल सिस्टम। तो हमने क्या किया, जब एक आदमी कार को ड्राइव कर रहा है तो यहां दोनों सिग्नल्स काम में आ रहे हैं। जब वो ट्रैफिक को सेंस कर रहा है तो ये तो हो गया बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम, और जब वो हाथ और पैर से क्लच और ब्रेक की हेल्प से उस स्पीड को कम कर रहा है तो ये हो गया एक मैनमेड कंट्रोल सिस्टम। तो जब एक आदमी कार को ड्राइव कर रहा है, मैन ड्राइविंग अ कार, तो ये एक एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम का। बात आ रही है समझ में। इसके बाद में हम एक और क्लासिफिकेशन करते हैं कंट्रोल सिस्टम का। वो किस तरह से है, हमारे पास हमने कंट्रोल सिस्टम को दो पार्ट्स में ब्रेक किया है। एक होते हैं ओपन लूप सिस्टम और एक होते हैं क्लोज्ड लूप सिस्टम। अब हम बात करते हैं ओपन लूप सिस्टम की। हमने एक और क्लासिफिकेशन देखा ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज्ड लूप सिस्टम। हम बात करते हैं कि ओपन लूप सिस्टम क्या होता है और क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है। तो ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें जो कंट्रोल सिग्नल है, कंट्रोल सिग्नल जो है वो आउटपुट पर, जो हमारे सिस्टम का आउटपुट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो कहलाता है ओपन लूप सिस्टम, राइट। दूसरा आता है क्लोज्ड लूप सिस्टम। क्लोज्ड लूप सिस्टम यदि कंट्रोल सिग्नल की वैल्यू आउटपुट के ऊपर निर्भर कर रही है तो वो कहलाता है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोल सिग्नल की वैल्यू आउटपुट के ऊपर निर्भर नहीं करेगी, जबकि जो क्लोज्ड लूप सिस्टम है उसमें कंट्रोल सिग्नल की वैल्यू आउटपुट के ऊपर निर्भर करेगी। अब हम इसको देखते हैं किस तरह से। सपोज इसका हम एग्जांपल लेके देखते हैं ओपन लूप सिस्टम क्या होता है। रोड ट्रैफिक लाइट। रोड ट्रैफिक लाइट जो है वो एक ओपन लूप सिस्टम है। किस तरह से ये ओपन लूप सिस्टम है वो हम डिस्कस करते हैं। रोड ट्रैफिक लाइट में क्या होता है, सपोज कीजिए हर एक एक मिनट के लिए लाइट ग्रीन और रेड होती है।
सपोज कीजिए पहले 60 सेकंड के लिए लाइट ग्रीन है। यदि ग्रीन लाइट है तो जो भी रश था, जो भी ट्रैफिक था, वो सारा वहां से पास हो जाना चाहिए। ठीक है, सपोज कीजिए जब 60 सेकंड, इनिशियली 60 सेकंड के लिए जब ये ग्रीन लाइट है तो इस 60 सेकंड में सारा ट्रैफिक बाहर निकल जाना चाहिए था। सपोज करो स्टार्टिंग के 40 सेकंड तक, 60 सेकंड में से स्टार्टिंग के 40 सेकंड तक सारा ट्रैफिक वहां से मूव हो जाता है। अब उस लाइट पर कोई भी ट्रैफिक नहीं है। बात आई समझ में? यदि स्टार्टिंग के 60 सेकंड में से 40 सेकंड में ही सारा ट्रैफिक वहां से मूव हो जाता है तो बचा हुआ जो 20 सेकंड होगा, बचा हुआ जो 20 सेकंड होगा, उस 20 सेकंड में भी लाइट कौन सी रहती है? ग्रीन रहती है। जबकि यदि देखा जाए, यदि इस पर हमारा कंट्रोल होता तो जब वहां कोई ट्रैफिक ही नहीं था तो अब हम क्या करें, 40 सेकंड के बाद में ही इसको रेड कर देते हैं ताकि दूसरी साइड का जो ट्रैफिक है वो मूव हो सके। लेकिन ये जो लाइट है वो जब 60 सेकंड तक ही ग्रीन रहेगी, चाहे आपका ट्रैफिक 40 सेकंड में ही पास हो गया हो, उसके बावजूद भी रेस्ट ऑफ द 20 सेकंड के लिए भी लाइट ग्रीन ही रहेगी। इसी तरह से होता है। तो ये हो गया रोड ट्रैफिक लाइट, एक ओपन लूप सिस्टम। बात आई समझ में? सपोज करो यहां 60 सेकंड के लिए लाइट ग्रीन थी, जबकि इस 60 सेकंड में सारा ट्रैफिक मूव नहीं हुआ। इस ट्रैफिक को मूव होने के लिए सपोज 90 सेकंड चाहिए थे, 90 सेकंड चाहिए थे। तो क्या ये लाइट जब तक सारा ट्रैफिक मूव नहीं होता तब तक ग्रीन रह पाएगी? नहीं, ये केवल इनिशियली 60 सेकंड के लिए ग्रीन रहेगी। इसको फर्क नहीं पड़ता कि ट्रैफिक पूरा का पूरा मूव हो गया या नहीं हो गया। 60 सेकंड के बाद में ये ऑटोमेटिक रेड पोजीशन पर आ जाएगी। अभी भी ट्रैफिक को मूव करने के लिए ग्रीन सिग्नल चाहिए था, क्योंकि हमारा जो ट्रैफिक है वो ज्यादा है, तो इस ट्रैफिक को मूव करने के लिए हमें ज्यादा देर तक ग्रीन सिग्नल चाहिए था। लेकिन अभी ये ग्रीन सिग्नल नहीं है। 60 सेकंड के बाद में ये सिग्नल चेंज हो गया इनटू द रेड सिग्नल। तो ये जो रोड ट्रैफिक लाइट है इसके ऊपर हमारा आउटकम, मतलब जो ट्रैफिक मूव कर रहा है उस पर कोई कंट्रोलिंग नहीं है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हमने फिक्स कर दिया डेटा कि 1 मिनट के लिए ग्रीन रहना है और 1 मिनट के लिए रेड रहना है। तो चाहे ट्रैफिक है चाहे नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा और 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। बात आई समझ में? तो जो आउटपुट आया, उस जो कंट्रोल सिग्नल आया, वो आउटपुट के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा। राइट? तो रोड ट्रैफिक लाइट ये हो गया आपका ओपन लूप सिस्टम। यदि हम बात करें, सपोज दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, execution of a program by a compiler। हम लैंग्वेज में काम करते हैं, जब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं। राइट? कंपाइलर जो होता है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है। तो कोई एक प्रोग्राम को कंपाइलर ने एग्जीक्यूट करवाया, तो अब उस प्रोग्राम को, वो प्रोग्राम रन होगा या नहीं होगा, कंपाइलर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मूव कब, रन कब होगा, जबकि उस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होगी। राइट? यदि कोई एरर नहीं हुई तब तो प्रोग्राम रन हो जाएगा, और यदि कोई एरर है तो प्रोग्राम रन नहीं करवा पाएगा, नहीं होगा। तो कंपाइलर का काम क्या है? कंपाइलर का काम है केवल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि प्रोग्राम में कोई गलती है या नहीं है, प्रोग्राम रन होगा या नहीं होगा, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका केवल इतना सा काम था कि मुझे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है। कंपाइलर क्या करेगा? जस्ट एग्जीक्यूट करवाएगा, उसके बाद में प्रोग्राम चले या ना चले उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो मेरा आउटपुट है वो कंट्रोल सिग्नल जो है वो आउटपुट पे के ऊपर निर्भर नहीं किया। तो ये हो गया एक ओपन लूप सिस्टम। बात आई समझ में? सपोज
वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन क्या है? वॉशिंग मशीन भी एक ओपन लूप सिस्टम। किस तरह से? सपोज आपने टाइमर सेट कर दिया वॉशिंग मशीन के अंदर 5 मिनट का, ठीक है, 5 मिनट तक वो कपड़े साफ करेगी, उसके बाद में मशीन बंद हो जाएगी। तो ये जो वॉशिंग मशीन है ये हो गया ओपन लूप सिस्टम। क्यों? इस जब जैसे आपने 5 मिनट का टाइमर यहां सेट किया तो 5 मिनट के बाद में मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, चाहे कपड़े साफ हुए हों या नहीं हुए हों। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने टाइमर सेट किया 5 मिनट, 5 मिनट के बाद में मशीन को ऑटोमेटिक बंद हो जाना है। तो वॉशिंग मशीन को कपड़े साफ होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो वॉशिंग मशीन है वो भी हो गया एक ओपन लूप सिस्टम, क्योंकि कंट्रोल सिग्नल जो है वो आउटपुट के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा, कपड़े साफ हों या ना हो। राइट। A blind person moving on the road, एक ब्लाइंड पर्सन है, ठीक है, ध्यान देना भाई, हम बात कर रहे हैं यहां ब्लाइंड पर्सन की। यदि एक ब्लाइंड पर्सन रोड पर मूव कर रहा है तो ये हो गया एक ओपन लूप सिस्टम। क्यों? उसका जो आउटपुट है, कंट्रोल सिग्नल जो है, उसने जो कंट्रोल सिग्नल दिया वो आउटपुट के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है, उससे नहीं पता। क्यों? एक नॉर्मल पर्सन यदि रोड पर मूव कर रहा होगा तो वो क्या देखेगा? वो देखेगा ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि ट्रैफिक नहीं होगा तब जाके ही वो मूव करेगा, अदरवाइज वो मूव नहीं करेगा। जबकि एक जो ब्लाइंड पर्सन है उसको नहीं पता ट्रैफिक है या नहीं है, उसको केवल क्या करना है? उसको केवल जाना है, वो चलता रहेगा चाहे ट्रैफिक आए या ना आए। तो जो आउटपुट है, कंट्रोल सिग्नल जो है वो आउटपुट के ऊपर निर्भर नहीं किया। तो ये हो गया ओपन लूप सिस्टम। बात आई समझ में? यहां तक की कहानी हुई अब ओपन लूप सिस्टम की। अब हम बात करते हैं क्लोज्ड लूप सिस्टम कि भाई क्लोज्ड लूप सिस्टम क्या होते हैं। तो क्लोज्ड लूप सिस्टम के बारे में हमने देखा कि जो कंट्रोल सिग्नल है, कंट्रोल सिग्नल जो है वो आउटपुट के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो ये हो गया एक क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे अ मैन ड्राइविंग अ कार, एक आदमी है वो कार को ड्राइव कर रहा है, क्लोज लूप सिस्टम है, क्योंकि हमने क्या किया, जो कार की स्पीड थी उसको जैसे ही ट्रैफिक आया हमने कम कर दिया। तो ये हो गया एक क्लोज्ड लूप सिस्टम। अ नॉर्मल पर्सन वॉकिंग ऑन द रोड, एक नॉर्मल पर्सन है और वो रोड पर मूव कर रहा है, तो वो क्या देखेगा? यदि ट्रैफिक होगा तो मूव नहीं करेगा, यदि ट्रैफिक नहीं होगा तब जाके वो वहां से मूव करेगा। तो ये भी हो गया एक क्लोज्ड लूप सिस्टम, क्योंकि जो आउटपुट है, कंट्रोल सिग्नल आउटपुट के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो ये हो गया एक क्लोज्ड लूप सिस्टम। बात आई समझ में? अब हम ओपन लूप सिस्टम और क्लोज्ड लूप सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम जो कि हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में देख लेते हैं कि ब्लॉक डायग्राम किस तरह से होगा। राइट। यदि हम बात करें सबसे पहले ओपन लूप सिस्टम की, ओपन लूप सिस्टम के बारे में हम देखें, सपोज यहां एक सिस्टम हो गया ये, राइट। इस सिस्टम को हमने कंट्रोल किया बाय अ कंट्रोलर, राइट। हमने क्या किया?
इस कंट्रोल सिस्टम को बाय अ कंट्रोलर कंट्रोल किया। ये हो गया ओपन लूप सिस्टम। राइट, इस पर कंट्रोलर पर हमने दिया इनपुट सिग्नल और इस सिस्टम से हमें मिला आउटपुट। बात आ रही है समझ में? तो ये जो कंट्रोलर का कंट्रोल सिग्नल है, ये कंट्रोलर क्या करेगा, एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा और वो किसके ऊपर जाएगा, सिस्टम के ऊपर जाएगा। तो ये जो कंट्रोल सिग्नल है वो केवल इनपुट के ऊपर निर्भर कर रहा है, इसकी वैल्यू आउटपुट के ऊपर निर्भर नहीं कर रही है। आउटपुट से इस कंट्रोल सिग्नल को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये हो गया एक ओपन लूप सिस्टम। बात आई समझ में? तो ओपन लूप सिस्टम में जो कंट्रोल सिग्नल है वो आउटपुट के ऊपर निर्भर नहीं करता। ये हो गया ओपन लूप सिस्टम। यदि अब हम बात करें क्लोज्ड लूप सिस्टम की, तो क्लोज्ड लूप सिस्टम में जो कंट्रोल सिग्नल है उसकी वैल्यू आउटपुट के ऊपर भी निर्भर करती है। राइट, वो किस तरह से करती है वो हम देखते हैं। कंट्रोलर ये हो गया सिस्टम, ये इनपुट और ये आउटपुट। तो आउटपुट क्या होगा, जो कंट्रोल सिग्नल कंट्रोलर कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा और ये कंट्रोल सिग्नल जाएगा सिस्टम के ऊपर। तो ये जो कंट्रोल सिग्नल है इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इस आउटपुट के ऊपर भी इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। तो यहां से जो भी इनपुट आया होगा ये सबसे पहले क्या होगा, यहां कंपेयर होगा। क्यों? जैसे यदि हम स्पीड की बात करें तो ब्रेन ने क्या किया, यहां जो एक्चुअल स्पीड थी हमारी 80 किलोमीटर पर आवर, जबकि हमें चाहिए कितने थी, 30 किलोमीटर पर आवर। तो ब्रेन ने क्या किया, यहां इस स्पीड को कंपेयर किया। तो इसको हमने बोल दिया सपोज लाइक कंपेरेटर। इसने क्या किया, इस स्पीड को कंपेयर किया। जब इसने स्पीड को कंपेयर किया तो इसने क्या देखा कि भाई मेरी जो एक्चुअल स्पीड है वो ज्यादा है, जबकि मुझे स्पीड कितनी चाहिए, कम चाहिए। तो फिर इसने एक यहां से सिग्नल जनरेट किया कि आप क्या करो कि इस कार की स्पीड हकीकत में ज्यादा है, तो हमें क्या करना है, कार की स्पीड को कम करना है। तो इसने एक सिग्नल दिया, इसको हमने बोल दिया एरर सिग्नल। राइट, और ये जब एरर सिग्नल इस कंट्रोलर के ऊपर गया, अब ये एरर सिग्नल कैसे आया, जब हमने इनपुट और इस आउटपुट को दोनों को कंपेयर किया। ये आउटपुट आया यहां से और ये इनपुट आया यहां से, जब इसको हमने यहां कंपेयर किया तो यहां एक एरर सिग्नल आया। और इस एरर सिग्नल को जो कि हमारे ब्रेन ने विजुलाइज किया, इस एरर सिग्नल के बाद में एक सिग्नल भेजा ब्रेन ने, किसको, हाथ को, कि आप क्या कीजिए, यहाँ एक सिग्नल कीजिए, मतलब आप क्या कीजिए, ब्रेक या क्लच की हेल्प से स्पीड को कम कीजिए। तो यहां से कंट्रोल सिग्नल गया और वहां हमने कार की जो स्पीड है उसको कम कर दिया। तो ये हो गया एक क्लोज्ड लूप सिस्टम। ये जो आउटपुट आता है इसको हम बोलते हैं फीडबैक। ये जो आउटपुट होता है जो वापस यहां आके कंपेयर हुआ, ये हो गया फीडबैक। राइट, तो इसी तरह से ये क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। अब इसका हम आगे हमारे एग्जाम्पल से इसको कंपेयर करके देखते हैं कि जैसे हमारा एग्जाम्पल था कि जब मैंने क्या किया, एक कार को मूव किया, तो कार को मूव करने पर क्या हुआ, ये हो गया ब्रेन।
तो ब्रेन ने क्या किया, जो आउटपुट है, आउटपुट था 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसको कंपेयर किया। यहाँ ब्रेन के पास में एक सिग्नल गया था आउटपुट के पास से कि आपकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है, जबकि हमें स्पीड कितनी करनी है, कम करनी है। ये जो स्पीड होती है उसको हम मेजर करते हैं बाय स्पीडोमीटर। तो ब्रेन ने क्या किया, हमारी हकीकत में जो स्पीड थी उसको देखा और हमें कितनी स्पीड चाहिए थी उसको देखा। दोनों को देखने के बाद में इसने क्या किया, यहाँ दोनों स्पीड को कंपेयर किया। तो ये जो ब्रेन या आईज है ये हो गए हमारे एरर डिटेक्टर, राइट। इसको हमने बोल दिया एरर डिटेक्टर। कि इसने क्या किया, यहाँ एरर जो थी स्पीड में उसको डिटेक्ट किया। जब इसने एरर को डिटेक्ट किया इसके बाद में इसने एक सिग्नल जनरेट किया, और वो सिग्नल कहाँ गया था, हाथ और पैर के पास में। तो यहां से जो सिग्नल जा रहा है इस सिग्नल को हम बोलते हैं एरर सिग्नल, राइट। अब जैसे ही सिग्नल हमारे हाथ और पैर के पास में गया तो हाथ और पैर ने क्या किया, एक सिग्नल जनरेट किया। मतलब उसने क्या किया, ब्रेक और क्लच की हेल्प से स्पीड को कम किया। तो हाथ और पैर ने यहां जो, इसको हमने बोल दिया कंट्रोलर, क्योंकि यही क्या कर रहे हैं, उस कार की स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये हो गए कंट्रोलर। एरर डिटेक्टर हो गया ब्रेन या आई, राइट। तो यहां से हमने एक सिग्नल जनरेट किया, ये हो गया कंट्रोल सिग्नल। बात आई समझ में। अब ये जो कंट्रोल सिग्नल गया कार के ऊपर, तो हमने ब्रेक और क्लच की हेल्प से उस कार की स्पीड को कम कर दिया। तो ये हो गया एक क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप किस तरह से, क्योंकि हमारा जो कंट्रोल सिग्नल है वो आउटपुट के ऊपर निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया एक क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि जो आउटपुट है, कंट्रोल सिग्नल की वैल्यू आउटपुट के ऊपर निर्भर करती है, जबकि ओपन लूप सिस्टम में क्या होता है, जो कंट्रोल सिग्नल है उसकी वैल्यू आउटपुट के ऊपर निर्भर नहीं करती। ये हुआ एक तरह से कंट्रोल सिस्टम का क्लासिफिकेशन, ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज्ड लूप सिस्टम। और ये हो गए इनके ब्लॉक डायग्राम, राइट। हम एक और तरह से सिस्टम्स को क्लासिफाई करते हैं, वो होते हैं टाइम वेरिएंट सिस्टम और एक होते हैं टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। टाइम वेरिएंट सिस्टम, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, राइट। टाइम वेरिएंट सिस्टम क्या होते हैं, यदि सिस्टम के पैरामीटर समय के साथ में वेरी कर रहे हैं, जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है वैसे वैसे सिस्टम के पैरामीटर की वैल्यूज भी चेंज हो रही है, तो वो हो गए टाइम वेरिएंट सिस्टम। और यदि सिस्टम के पैरामीटर टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहे हैं तो वो हो गया टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो दो तरह के सिस्टम हो गए, एक तो हो गया टाइम वेरिएंट सिस्टम और एक होते हैं लीनियर सिस्टम और एक होते हैं नॉन लीनियर सिस्टम। सिस्टम और नॉन लीनियर सिस्टम, राइट। लीनियर सिस्टम क्या होते हैं, लीनियर सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो कि दो प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, एक तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और दूसरा हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। यदि कोई सिस्टम इन दोनों प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है तब हम बोलेंगे कि सिस्टम लीनियर सिस्टम है, और यदि इनमें से एक भी प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है, ना ही तो ये हो रहा ना ये हो रहा, या दोनों ही नहीं हो रहे,
तो वो सिस्टम होगा नॉन लीनियर सिस्टम। तो एक सिस्टम को लीनियर सिस्टम होने के लिए क्या कंपल्शन है कि ये क्या करे, दोनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करे। अब ये प्रिंसिपल क्या होते हैं वो हम देखते हैं। सपोज करो आपके पास कोई एक फंक्शन है लाइक एफ ऑफ एक्स सपोज, तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि भाई फंक्शन की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ x1 प्लस x2, इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2, तब हम बोलेंगे कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, राइट। इसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि फंक्शन है जो x एफ ऑफ x, इसको यदि हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें एफ ऑफ एल्फा x, तो इसकी जो वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए कांस्टेंट इनटू उस फंक्शन की वैल्यू अल्फा इनटू एफ ऑफ x। यदि ये दोनों प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं तब जाके ही सिस्टम लीनियर सिस्टम होगा। यदि इनमें से एक भी प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो पाता, ठीक है, चाहे या ना सुपरपोजिशन नहीं हो, चाहे होमोजेनिटी नहीं हो, चाहे दोनों ही नहीं हो, तो वो सिस्टम कहलाता है नॉन लीनियर सिस्टम। बात आई समझ में? इसको हम देखते हैं किस तरह से एक सिस्टम लीनियर सिस्टम होगा और किस तरह से नॉन लीनियर सिस्टम होगा। सपोज एक कोई एग्जांपल है हमारे पास, हम एक फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स है, सपोज एक्स के बराबर एक कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये फंक्शन लीनियर फंक्शन है या नहीं है ये हम चेक करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आप क्या करो, उस फंक्शन में वैल्यू पुट करो, एक बार x1 x की जगह, एक बार पुट करो x की जगह x2 और एक बार पुट करो x1 प्लस x2। तो यदि ये वैल्यूज मिल जाती हैं तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये फंक्शन है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले हम सुपरपोजिशन चेक करते हैं कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए हमने क्या किया, सपोज हमने x की जगह केस नंबर 1 हमने x को रिप्लेस किया विद x1, राइट। हमने इस फंक्शन में x की जगह x1 पुट किया तो ये हो गया f ऑफ x1 दैट इज इक्वल टू x1, राइट। अब हमने क्या किया, केस नंबर 2 हमने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया विद x2। अब क्या हो गया, फंक्शन f ऑफ x2 इज इक्वल टू x2, राइट। अब हम क्या करते हैं, केस नंबर 3 x को रिप्लेस कर देते हैं विद x1 प्लस x2, तो फंक्शन आ जाएगा f ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। फ्रॉम केस नंबर 1 हम बोल सकते हैं कि जो x1 है उसकी वैल्यू हो गई f ऑफ x1 के बराबर, x2 की वैल्यू हो गई f ऑफ x2 के बराबर फ्रॉम केस नंबर 2। तो यहां से देखो f ऑफ x1 प्लस x2 इसकी वैल्यू आ गई f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 के बराबर। मतलब ये जो फंक्शन है वो इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को तो फॉलो कर रहा है। अब हम दूसरा देखते हैं, यदि लीनियर सिस्टम होना है, लीनियर फंक्शन होना है तो इसको होमोजेनिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो करना चाहिए। अब हम देखते हैं दूसरा होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी के लिए यदि हम बात करें तो हमने क्या किया, x को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, लाइक सपोज अल्फा की वैल्यू हमने ले ली सपोज 2, मतलब x को हमने रिप्लेस कर दिया विद 2x। यदि x को हमने 2x से रिप्लेस कर दिया तो ये फंक्शन हो जाएगा f ऑफ 2x इज इक्वल टू, x रिप्लेस हो गया 2x से, ये आ गया 2x। 2 को क्या हम अल्फा लिख सकते हैं, ये हो गया अल्फा, ये हो गया f ऑफ अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा इंटू x को हमने बोल दिया f ऑफ x, ये हो गया f ऑफ x, राइट। मतलब f ऑफ अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा इंटू f ऑफ x, मतलब ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो कर रहा है। तो हमने क्या बोला, जब ये फंक्शन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी फॉलो कर रहा है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x,
ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये हो गया एक लीनियर फंक्शन। बात आई समझ में। और हम इसका ग्राफ देख के भी बता सकते हैं कि भाई ये कैसा फंक्शन होगा। हमें पता है इसका जो ग्राफ होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, राइट। तो ये हो गया एक लीनियर फंक्शन। बात आई समझ में, राइट। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें फंक्शन नॉन लीनियर रहने वाला है। फॉर एग्जांपल f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। भाई सबसे पहले हम क्या करें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल चेक कर लेते हैं और दूसरा होमोजेनिटी प्रिंसिपल चेक करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले x को रिप्लेस कर दिया विद x1, राइट। तो अब फंक्शन हो जाएगा f of x1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर। हमने x को रिप्लेस कर दिया विद x1। केस नंबर 2 हमने क्या किया, ये तो हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2 हमने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया विद x2, राइट। तो अब ये आ जाएगा f of x2 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। केस नंबर 3 हमने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया विद x1 प्लस x2। x1 प्लस x2 से यदि हमने इसको रिप्लेस कर दिया तो अब फंक्शन हो गया f of x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x इज रिप्लेस्ड बाय x1 प्लस x2। हाउ मच वैल्यू वी विल गेट, दिस इज इक्वल टू x1 प्लस x2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से। ये आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2, राइट। यही आएगी वैल्यू। x1 स्क्वायर इसको हमने फ्रॉम केस नंबर 1 ये बोल दिया f of x1। x2 स्क्वायर इसको हमने बोल दिया f of x2 प्लस ये बच गया यहाँ एक टर्म 2x1 x2। तो क्या इस समय f of x1 प्लस x2 इसकी वैल्यू f of x1 प्लस f of x2 प्लस एक और टर्म यहाँ ऐड हो रही है 2x1 x2। तो हम बोलेंगे कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। यदि ये टर्म यहाँ नहीं होती तो हम बोल देते कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये एक टर्म यहाँ और एडिशनल आ गई 2x1 x2, तो हम बोलेंगे कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। और जब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट हम बोल सकते हैं कि ये एक लीनियर सिस्टम नहीं होगा। बात आई समझ में। चलिए हम दूसरी प्रॉपर्टी भी चेक कर लेते हैं इसकी, होमोजेनिटी प्रिंसिपल भी इसको हम चेक कर लेते हैं। हमने क्या किया, सपोज एक अल्फा की वैल्यू ले ली लाइक 2, राइट। तो अब ये आ जाएगा फंक्शन f of 2x। x को हमने रिप्लेस कर दिया बाई 2x, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई 4x स्क्वायर के बराबर। तो क्या इस समय f of अल्फा x, ये हो गया अल्फा x, क्या इसकी वैल्यू अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स के बराबर है? नहीं, ये आ गया 4 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको हमने बोल दिया एफ ऑफ एक्स। तो हमें पता लगा कि यहाँ एफ ऑफ अल्फा एक्स की वैल्यू अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं है। क्यों? अल्फा की वैल्यू क्या है? 2। यदि यहाँ 2 होता तो हम बोल देते कि ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू एफ ऑफ अल्फा एक्स की वैल्यू अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं है। तो हम बोलेंगे कि ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जब ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये सिस्टम कौन सा हो गया? नॉन लीनियर सिस्टम। ना ही तो इसने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो किया, ना ही इसने होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो किया, तो ये कौन सा सिस्टम हो गया? नॉन लीनियर सिस्टम। और बाय डिफॉल्ट हम, यदि हमें पता है, हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो हमें पता है एफ ऑफ अल्फा एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह से हो जाएगा? एक पैराबोला, राइट।
तो ये एक लीनियर फंक्शन नहीं है, तो ये हो गया एक नॉन लीनियर फंक्शन। तो हमारे पास दो तरह के सिस्टम हो गए हैं, लीनियर सिस्टम और नॉन लीनियर सिस्टम। अभी हमने दो सिस्टम और पढ़े, टाइम वेरिएंट सिस्टम और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। यदि इन चारों सिस्टम को मैं मर्ज करूं तो हमारे पास चार तरह के सिस्टम डेवलप होते हैं। चार तरह के कौन से सिस्टम डेवलप होते हैं? पहला LTI सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, राइट। दूसरा लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम, लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम, राइट। तीसरा नॉन लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, राइट। और चौथा हो गया नॉन लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम, नॉन लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम। बात आई समझ में? चारों को हमने एक दूसरे से मर्ज किया तो हमारे पास चार तरह के सिस्टम मिले, LTI, LTV, NLTI और NLTV। ये चार तरह के हमें सिस्टम मिलते हैं। इस पूरी कंट्रोल सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं LTI सिस्टम्स की, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। बात आ रही समझ में? तो इस तरह से ये सिस्टम का क्लासिफिकेशन है, कंट्रोल सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखा हमने, किस तरह से इनका क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।